तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। और आज आप लोग का लास्ट क्लास था, थोड़ा तकलीफ में है, दुख में है। आप लोगों ने इतना दिन जो है क्लास किया ऑफलाइन और आज आप लोग चले गए, थोड़ा सा तकलीफ तो है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम आप सबके लिए आए हैं फिर से बाबू लेकर के सामाजिक विज्ञान एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। एग्जाम टाइम में आपको मैं वही दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाए। देखिए, आपको वो चीज़ जानना है कि आखिर किस किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, क्या क्या पूछ सकता है, वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे, इसका मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो हम लोग अभी ज़्यादा बातचीत अब नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ तैयारी करेंगे और अंतिम में जो बढ़िया करता है बाबू वही उसी का अच्छा होता है, क्योंकि कहावत है कि अंत भला तो सब भला और आप भले तो जग भले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग का है। आज पहले इस तरह से पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में पूछेगा, आपको खंड बी में देगा सेक्शन बी इतिहास, प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय, जिसमें किसी 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है रहेगा 6 क्वेश्चन। तो हम 6 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिए हैं, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टाइम याद रखिएगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन जब युद्ध समाप्त किया उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था। पहली बात ऐसे ही याद रखना है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मतलब इसका मेन काम ये था, यूरोप में अस्थायी शांति। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अस्थायी शांति के लिए। तीसरा याद रखना है, राजनीतिक उठापटक जो हो रहा था, राजनीतिक उठापटक को खत्म करने के लिए, यानी राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए। नेपोलियन द्वारा पुरानी व्यवस्था को, नेपोलियन द्वारा जब पुरानी व्यवस्था जो उसको खत्म कर दिया गया था उसको फिर से स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन बुलाया गया था। और इसका चांसलर जो वियना में था, मेन था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। तो याद रखिएगा, मेटरनिक युग पूछ सकता है या वियना सम्मेलन पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। दोनों का एक ही उद्देश्य था। 1815 में मीटिंग हुआ, युद्ध की समाप्ति हुआ और शांति के लिए राजनीतिक उठापटक को खत्म करना, और नेपोलियन द्वारा जो व्यवस्था लागू किया गया था उसको पूरी तरह खत्म करके फिर से पुराने व्यवस्था को लागू करना ही इसका उद्देश्य था। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो कुछ शब्द को पकड़ के जाइए एग्जाम में लिखने के लिए, कि आप जब शब्द पकड़े रहिएगा ना तो लिखने टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा। आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जो मेन शब्द है उसको पकड़ लीजिए, लिख पाइएगा। अगला क्या है, देखिए, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थी। जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सबको मालूम होगा, जिससे राष्ट्रीय एकता, जब ये राज्य में बट जाएगा तो लोगों के बीच में एकता कैसे आएगी, जिससे राष्ट्रीय एकता संभव नहीं हो पा रही थी। और ऑस्ट्रिया जो था सबसे बड़ा इसका दुश्मन था जर्मनी का। ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। इसका चांसलर कौन था, मेटरनिक। तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधा थी, ये छोटे छोटे राज्यों में बटा था जिससे एकता नहीं थी। ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण का विरोधी था और यहाँ पे राजा का शासन था, राजा का शासन, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होता था। उन सभी राजाओं के बीच आपस में ही जो है मतलब हमेशा ये प्रतिस्पर्धा चलता रहता था। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। और रूढ़िवादी शक्तियाँ, कहने का मतलब जैसे हम लोग के गांव में कुछ शक्तियाँ नहीं होती कि एना भौजा है, एना भौजा है, गांव में कहते हैं ना। तो रूढ़िवादी शक्ति जो पुरानी शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, जिसको परंपरा से लोग मानते आ रहे हैं, ये भी जो है ना कहीं पहले से लोग मान बैठा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके कारण एकीकरण में ये रूढ़िवादी शक्ति बाधक थी, राजा के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा ये बाधक था, और ऑस्ट्रिया, ये 3 गो बाधक था। चौथा छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था, 4 गो बाधा हो गया। जब ये बाधा पूछेगा तो चारों बाधा को घुसा लीजिए दिमाग में, एकदम बढ़िया होगा, जय जय होगा। ठीक है, अब दूसरा हो गया। अब इसको देखिए, पहली बार आप ईमानदारी से पढ़िए, बढ़िया से ध्यान देके पढ़िए बाबू। तीसरा है, पहले पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए और कुछ कुछ शब्द को आप नोट्स कर लीजिएगा और खुद से इस सब क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिएगा। पहले पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो देखे रहिएगा ना लास्ट में वो ये याद रहता है ब्रेन में। रूस जापान युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया। देखिए 1904-5 में रूस और जापान युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना है। रूस इसमें हार गया। हार से क्या हुआ, तो जार जो था वहाँ का राजा, उसका शासन क्या हुआ, वो पता चल गया कि रूस का जार क्या है, तो कमज़ोर है। पूरा दुनिया में उजागर हो गया कि रूस का राजा जो है वो कमज़ोर है। युद्ध के कारण बाबू क्या हुआ, तो बहुत सारा पैसा कौड़ी का संकट हुआ, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया और जनता में जो है कहीं ना कहीं असंतोष फैल गया। तो आपको पूछ सकता है कि रूस
क्रांति का पहला कारण आपको पूछ सकता है, या बोल्शेविक क्रांति का कारण बताइए, तात्कालिक कारण, तो उसमें भी यही उत्तर होगा। ठीक है, तो जनता में असंतोष फैल गया, जिससे 1905 की क्रांति और आगे चलकर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति के कारणों का वर्णन करें, यह भी हो सकता है, या रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए बाबू, और बढ़िया से तैयारी करके आप लोग जाइए, जिससे कि आपके एग्जाम में बल्ले बल्ले हो। तो 1900 ये देख लिए, रूस जापान में युद्ध हुआ, रूस हारा, हारने से रूस का राजा का नाम था जार, जो कि निरंकुश था। उसके बारे में लोगों को पता चला कि कमजोरी उसकी पता चली, युद्ध में आर्थिक संकट हुआ, महंगाई हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, जनता में असंतोष फैला, 1905 में क्रांति हुई और आगे चलकर 1917 में इसी से बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ये हम लोग का था तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग का होगा चौथा क्वेश्चन कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। देखिए, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना या उद्देश्य क्या था, ये मैं बताता हूँ कि हिंद चीन पर बढ़िया से कंट्रोल कर लिया जाए। कंट्रोल मतलब राजनीतिक कंट्रोल। जैसे जब कोई आदमी आप पर शासन करने लगता है ना, तो उसी को कहते हैं राजनीतिक कंट्रोल। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। फ्रांस वहाँ के साधनों का, फ्रांस चाहता था कि हिंद चीन में जितना भी प्राकृतिक साधन है, जो कि पेड़ पौधा हुआ, खनिज हुआ, उसको हम जो है अपना शोषण करें। ये शोषण करना चाहता था कौन, तो बाबूरे फ्रांस। कहाँ पे, हिंद चीन में। कहानी को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। फ्रांस की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में लिखना होगा ऐसे कि योजना का उद्देश्य यही था कि फ्रांस चाहता था कि मैं हिंद चीन पर अपना राजनीतिक कब्जा कर लूँ और वहाँ पे जितने भी साधन हैं, प्राकृतिक साधन हैं, उसका मैं आर्थिक शोषण करूँ। ये फ्रांस चाहता था। उसने बागान, खादान और व्यापार, तीन चीज़ पर, किस किस पे कंट्रोल किया, बागान, खादान और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने, तो फ्रांस ने, ताकि फ्रांस में क्या हो सके, तो फ्रांस के उद्योग को कच्चा माल मिल सके। क्या मिल सके बाबू रे, कच्चा माल मिल सके और अधिक लाभ कमाया जा सके, अधिक लाभ कमाया जा सके। ये था आपका नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए बाबू, दिमाग में सेट हो जाएगा कि फ्रांस क्यों आखिर वहाँ पे मतलब बनाया था अपना उपनिवेश। ये ठीक है, फ्रांस और हिंद चीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में। स्वराज पार्टी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 ईस्वी में, याद रखना है। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। और किसने किया था बाबू रे, मोतीलाल नेहरू जी ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, विधान परिषद में। कहाँ पे बाबू रे, विधान परिषद में, यानी कि अंग्रेज शासन में जो मतलब संसद भवन बनाया गया था। तो संसद भवन के दो मंडल होते हैं और उसके एक विधान परिषद में प्रवेश करके अंग्रेज सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीति थी उसका जा करके विरोध करना था। यानी कि ये पार्टी बनाएंगे तो हम जीतेंगे, विधायक बनेंगे तब न जाएंगे विधान परिषद, और वहाँ जाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। इसलिए जो है विधान परिषद में प्रवेश कर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। यह पार्टी स्वशासन यानी खुद की शासन की मांग को मजबूत करना चाहता था कि इसमें शासन जनता का हो और भारत के हितों की रक्षा हो, यानी भारतीय लोगों की रक्षा हो। इसलिए इस पार्टी का ये बना था, समझे ना। तो इसको थोड़ा दो बार तीन बार पढ़िएगा तब ना आपको समझ में आएगा। एक बार सुन लिए हो गया भाई, पढ़िए पढ़िए ना एक बार, क्या दिक्कत है। एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिए ना बाबू। इसको दो तीन बार पढ़िएगा तो आधा बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पढ़िए तो पढ़ लिए, हमको उम्मीद है पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 1929 की आर्थिक मंदी के कोई दो कारण बताइए। ठीक है, 1929 में हुआ था आर्थिक मंदी, भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, आर्थिक मंदी से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। 1929 की आर्थिक मंदी के कोई दो कारण बताइए। देखिए 1929 की आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण क्या था, अत्यधिक उत्पादन। अत्यधिक उत्पादन और लोगों में खरीदने, देखिए सामान बहुते उपजा लेकिन खरीदने वाला लोगों बहुत कम थे। यानी उपज ज़्यादा हुआ लेकिन खरीदने का औकात बहुत कम था लोगों के पास। तो आर्थिक मंदी का यही कारण है कि अत्यधिक उत्पादन तो हुआ लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम थी। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था, शेयर बाजार जो होता है वो बिल्कुल गिर गया था, जिससे बैंक, उद्योग और व्यापार जो है बाबू बुरी तरह
प्रभावित हो गया, क्योंकि शेयर मार्केट होता है उसमें किसी भी चीज़ का कीमत अचानक एक रात में बढ़ता है और घटता है, जिसका प्रभाव सभी चीज़ों पे पड़ता है। तो शेयर बाजार में क्या हुआ, गिर गया अचानक, जिससे बैंक, उद्योग और व्यापार जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और दुनिया की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गया। तो 1929 की आर्थिक मंदी के दो कारण हो गया। पहला कारण उत्पादन बेसी, क्रय शक्ति कम। दूसरा कारण शेयर बाजार का पतन, उद्योग, बैंक, धंधा सबका जो है गिर जाना। ये दो इसका कारण हो गया। ठीक है, अब हम अपना सब पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय। तो ऐसे एग्जाम में रहेगा प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घोत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। इतिहास में प्रत्येक प्रश्न के लिए बाबूरे 4 अंक मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इधर इतिहास की तरफ चलते हैं। 4 अंक का रहता है। पहला क्वेश्चन कि मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया, ये क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, तो देखिए मशीनों के आविष्कार माने औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे सकता है। मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति, किसको, औद्योगिक क्रांति की नींव रखा, या जैसे मकान में नींव रखते हैं ना, तो मशीन जब बनना शुरू हुआ तो नए नए उद्योग लगने शुरू हुए, जिसको हम कहते हैं कि मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम जैसी मशीनों से कपड़ा उत्पादन तेज होने लगा और सस्ता होने लगा। भाप इंजन के आविष्कार से कारखाना और यातायात यानी परिवहन को क्या मिला, तो गति मिला। पहला एक को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पहला पैराग्राफ आपको ऐसे ही लिखना है, एक बार पढ़ लीजिए कि मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम जैसी मशीनों से कपड़ा उत्पादन तेज सस्ता हुआ। भाप इंजन के आविष्कार ने कारखानों और परिवहन को गति दिया। पहला पैराग्राफ लिखने के बाद सेकेंड पैराग्राफ में आपको और लिखना है, थोड़ा सा 4 नंबर का है। हाथ से होने वाला उत्पादन अब मशीनों से होने लगा, जिससे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, उत्पादन बढ़ने लगा, व्यापार फैलने लगा और शहर के और लोग बढ़ने लगे, जिससे शहरीकरण के कारण औद्योगिक क्रांति को क्या मिला, तो बढ़ावा मिला। तो शहरीकरण से भी पूछ सकता है, औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड पूछ सकता है। आप इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। आप बात समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बैक करके पहले पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे आपको जो है लिखना है खुद से। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार अलग था, या यूटोपियन समाजवादी की विचारधारा को लिखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूटोपियन समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में, ठीक है, या समाजवाद के बारे में या सांप्रदायिकता के बारे में, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता है, लेकिन ये 4 नंबर में है। तो यूटोपियन समाजवाद आदर्श समाज की कल्पना पर आधारित था। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद आदर्श समाज, ऐसा समाज जिसमें आदर्श हो, किसी को मानकर चलता हो। इसके समर्थक शांतिपूर्ण तरीका से एक भाईचारा के साथ और सहयोग के साथ समाज में रहना पसंद करते थे। ठीक है, समझ में आई ना बात, शांतिपूर्ण तरीका से एक साथ समानता के साथ एक समाज में मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। इसके विपरीत वैज्ञानिक समाजवाद जो था वो कार्ल मार्क्स द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बाबू ने, कार्ल मार्क्स प्रतिपादित किए थे इसको, जो चाहते थे कि हम लोग आपस में संघर्ष करें, यानी कि इतिहास और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित था। यानी जो अतीत को याद करते हुए, संघर्ष को अपना ताकत मानते हुए ये लोग चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, पहले पैराग्राफ में इतना आपको याद रखना है। यूटोपियन में शांति, आदर्श समाज की स्थापना, समानता, भाईचारा, सहयोग, मिलजुल कर। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स इतिहास और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित था। अब देखिए वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद, देखिए अब थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन और लिखना है। इस समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद का अंत करके क्रांति के माध्यम से होगा। यानी इनका कहना था कि देश में जो पैसे वाले लोगों जो है, पूंजी क्रांति यानी पूंजीपति आदमियों का के प्रति हम लोग को क्रांति करना होगा। और इस प्रकार यूटोपियन समाजवादी चाहते थे कि नहीं, काल्पनिक है। देखिए, तो यूटोपियन समाजवादी शांति और समृद्धि में रखते थे विश्वास, तो यूटोपियन चाहते थे काल्पनिक, यूटोपियन समाजवादी काल्पनिक है, जबकि ये जो है ये पूंजीवादी पर प्रहार करने वाला विचारधारा था और शांति नहीं, संघर्ष के साथ। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद व्यवहारिक और तर्कसंगत है।
व्यवहारिक और तर्कसंगत है। तो ये लोग कल्पना के सागर में डूबे हुए थे यूटोपियन लोग, लेकिन मतलब वैज्ञानिक समाजवाद जो थे इन्होंने संघर्ष करने की रास्ता तय किया था कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक अपने हक को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों की विचारधारा थी, आपको इसको समझ के बाबू लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आए रहे राजनीति शास्त्र में। देखिए ऐसे ही देगा एग्जाम में कि लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये आपको ऐसे देगा लघु उत्तरीय बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको मात्र कितना बनाना है, 2 बनाना रहता है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे टोटल। पहला है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। देखिए संघ व्यवस्था जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होता है, वहाँ न्यायपालिका जो होती है, संविधान जो हमारे देश का है उसकी रक्षा करता है, ठीक है, उसको उच्च बनाता है। यह केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, इसका निपटारा भी करता है। कौन? न्यायालय। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी सरकार जो है संविधान के अनुसार ही काम करे, कोई भी सरकार संविधान से अलग होकर काम नहीं करे, और नागरिक सबको उनका मेन जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, रोटी कपड़ा शिक्षा है ना, ये उनको मिले, इसकी रक्षा हो। ये सारा काम कौन करता है हमारे देश में? न्यायालय करता है। इसके लिए सब आदमी समान है, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए न्यायपालिका एक जैसी रहती है। तो ये बातें आपको समझनी है, और इस बात को समझ के न्यायपालिका यानी कोर्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आप समझ जाओगे तो लिख दो एकदम पक्का निश्चित। अगला है सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। सांप्रदायिकता का मतलब तो समझते ही होंगे, जब 2 वर्गों के बीच आपसी भेदभाव, आपसी रंजिश और दंगा जैसी बातें होती हैं तो इस तरह के माहौल को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। अब कह रहा है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है। पहला लाइन, यह समाज में धर्म के आधार पर बांट देती है सांप्रदायिकता, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, बट इसको बांटने का काम कौन करता है? तो हम ही लोग करते हैं। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। तो धार्मिक आधार पर हम लोग बढ़ जाते हैं, इससे देश में क्या होता है बाबू रे? तनाव उत्पन्न होता है। इसके कारण राष्ट्र की एकता कमजोर होती है, देश में लोग एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और राजनीति में जो है जनता के हितों के बजाय खाली धर्म का बात होने लगता है, जिससे देश का विकास रुक जाता है, देश के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो यही लोकतंत्र पर इसका सबसे बड़ा खराब प्रभाव है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है ना बाबू। और अब लोग बहुत याद भी आ रहे हैं, क्योंकि अब तो लास्ट है आप लोग का ये पल। हाँ, जो भी अगर हमसे नहीं पढ़े होंगे, अगर हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो उन सब के लिए भी कहना चाहते हैं कि आप लोग का ये लास्ट पल है। इस सब पल को बढ़िया से संजोग के रखिए कि आने वाले कल में याद रहे कि सर जी पढ़ाए थे, इतना सारा क्वेश्चन मिला था, है ना। इससे पहले ऑलरेडी हम आज से 2-3 महीना पहले ही हम 4-5 वीडियो डाल चुके हैं गेस करके। सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा, उसमें से तो लगभग हमको लगता है 60% क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 70%। और इसके बाद अभी एग्जाम टाइम में भी जब पढ़ा रहे हैं, ये सभी सॉलिड क्वेश्चन रहेगा, लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। अगला है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो देखिए, सत्ता को जब कई भागों में बांट देते हैं ना पावर को, तो उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है क्योंकि इसके निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक पहुंचती है, यानी सरकार में जो भी कोई निर्णय लेगा, अगर एक ही आदमी तक पावर रहेगा तो थोड़ा गलत इसका उपयोग हो सकता है। इसलिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है क्योंकि इसके निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक पहुंचती है, लोगों की समस्याओं का, स्थानीय समस्याओं का समाधान हो पाता है, क्योंकि देश में हर स्थान अलग अलग जगह है, अलग अलग तरह के होते हैं, वहाँ की अलग अलग समस्या होती है। और कोई एगो निर्णय लगा देंगे तो उससे दिक्कत हो सकता है वहाँ के लोगों को। तो इसलिए स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाए। आज मुखिया जी हैं तब ना वो यहाँ की समस्याओं को मतलब देख करके लोगों के लिए काम करते हैं। एक वो बस पावर रहता, दिल्ली में बैठे रहते तो कैसे? तो इसलिए शक्ति को बांटा गया, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर बांटा गया, ठीक ना। क्यों बांटा गया? जिससे कि स्थानीय समस्या का समाधान हो सके। इससे लोकतंत्र क्या होता है बाबू रे? मजबूत होता है, जनता की भागीदारी बढ़ती है, और शासन जो है अच्छे ढंग से काम कर पाता है, अधिक प्रभावी बनता है। तो ये इसका आंसर बाबू रे 11 नंबर क्वेश्चन का होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह से अच्छा लगना भी चाहिए बाबू।
एक दो बार इसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे बाबू तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। अब है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है बाबू। राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल जो होता है बाबू वो लोकतंत्र के रीढ़ होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र में 2-3 दल नहीं हो तो लोग तो एक ही पार्टी को वोट देगा, वही जीतते रहेगा, उसको घमंड से चकनाचूर हो जाएगा। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के रीढ़ होते हैं क्योंकि वे जनता और सरकार के बीच कड़ी होते हैं। यानी जो जीता वो सरकार में, जो नहीं जीता वो विपक्ष में, तब ना वो जनता की बात को सरकार तक ले जाता है। तो चेन होता है, यानी सरकार और जनता के बीच में चेन किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को। दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, जनता की समस्याओं को सरकार तक भी पहुंचाते हैं। हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, यहाँ की समस्या को विधान परिषद तक लेकर जाते हैं। इसके बिना लोकतंत्र शासन संभव नहीं है। जब तक लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होगा तब तक लोकतंत्र जो है वो शक्तिशाली नहीं बन सकता है। तो मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं कि लगभग क्वेश्चन मैं आपको आज VVI ही पढ़ा रहा हूं। लगभग लड़ेगा तो लड़ेगा, इसकी आपको एकदम गारंटी में दे रहा हूं। लड़ेगा तो लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा। राजनीतिक दल से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका काम पूछ देगा तो ये सब याद रखिएगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर कार्य पूछ दे तो ये सब लिख दीजिएगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, राजनीतिक जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती है। इस तरह से 4-5 बातें लिख दीजिएगा, राजनीतिक दल के कार्य के बारे में भी तो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दीर्घ उत्तरीय में चलते हैं बाबू, दीर्घ उत्तरीय में चलते हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय में ऐसे ही देगा कि 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर देना है आपको। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसे देगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, कई कारक उत्तरदायी होते हैं। सशक्त और जागरूक नागरिक, सशक्त और जागरूक नागरिक लोकतंत्र की आधारशिला। देखिए, जो आदमी बढ़िया से समझता हो, जागरूक हो, वो लोकतंत्र की क्या होती है? आधारशिला, यानी बहुत मजबूत खुट्टा होता है, जो अपने अधिकार को जानता है, जो अपने हक को जानता है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी बिना किसी घूस के, बिना किसी पक्ष के, एकदम आज़ादी से जब चुनाव होता है तो जनता भी खुश रहती है और जो है लोकतंत्र व्यवस्था भी क्या होती है? तो मजबूत होती है। लेकिन जब चुनाव एक पार्टी की तरफ ज़्यादा होड़ हो सभी लोगों का, है ना, और जानबूझ के किसी को जिताने का काम किया जा रहा हो, तब क्या होगा बाबू? उससे लोकतंत्र व्यवस्था खतरा में आ जाएगा। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया, देखिए दोनों आदमी, न्याय को भी स्वतंत्र माने आज़ाद होना चाहिए, मीडिया को भी आज़ाद होना चाहिए, और आज़ादी से दिल खोल करके सरकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि जब तक सरकार पर कंट्रोल दोनों आदमी नहीं रखेगा, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया, क्योंकि इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ क्या होता है? स्वतंत्र मीडिया। तब तक क्या होगा? लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। पहला, सभी जनता को जागरूक होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। दूसरा, चुनाव ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जिसमें किसी तरह का धांधली न हो। तीसरा, न्यायपालिका और मीडिया को ऐसा होना चाहिए जो सरकार के प्रति, सरकार के लिए खुलकर, सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाए, उसके गलती को दिखाए, है ना। ये तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अगला। उसके बाद लिखना है कि इसके अलावा कानून का शासन होना चाहिए, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जनता को एक्टिव होना पड़ेगा, मतलब आवाज़ उठाना पड़ेगा, और लोकतंत्र की सफलता के यही क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक है। यानी लोकतंत्र कैसे बढ़िया बनेगा, इसके लिए ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दीर्घोत्तरीय भी अच्छा लगा होगा देख करके क्वेश्चन सब। अब मैं चलता हूँ 14। ये तो मैं इससे पिछले बार भी पढ़ा चुका हूँ कि ग्राम पंचायत, ये चूंकि 12th में भी पूछ दिया था मेरा, ये VVI मिल गया था। ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार से बताइए। तो याद रखना है कि ग्राम पंचायत का गठन ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा होती है, उसमें जितने सदस्य को चुना जाता है, चुन के जो भी आते हैं, जीत कर जो भी आते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जिसमें वार्डों के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं, जिसको कहते हैं वार्ड सदस्य। क्या कहते हैं बाबूरे? वार्ड सदस्य। सभी वार्ड सदस्य क्या करते हैं? प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य जो होता है, जिसको पंच बोलते हैं,
हर वार्ड सदस्य का एक एक होता है, उसको वार्ड पंच बोलते हैं, सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है। यानी हर वार्ड से एक एक सदस्य, यानी वार्ड सदस्य और एक वार्ड पंच जो होता है हर वार्ड से चुन करके आता है। और तब वो लोग क्या करता है, तो वो लोग क्या करता है सदस्य लोग, तो सरपंच या मुखिया और उप मुखिया का चयन करता है कि हमारा सरपंच कौन होगा। ठीक है, सॉरी, ये सरपंच या मुखिया और उप मुखिया, यानी कि सरपंच हुआ तो सरपंच का उप सरपंच कौन होगा, मुखिया हुआ तो मुखिया के बाद उप मुखिया कौन होगा, ये सभी जो जीत के गए रहते हैं वार्ड सदस्य लोग यही तय करते हैं। बाकी मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है ना, चुन करके वो लोग आते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा ग्राम पंचायत के गठन में। अब उसके बाद इसके कार्य के बारे में लिख देना है थोड़ा सा, कि 3 प्रकार का इसका कार्य होता है। पहला प्रशासनिक कार्य, जिसमें सड़क बनता है, नाली बनता है, कुआं बनाता है, लाइट लगाता है, ये इसका सबसे पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य इसका देखिए क्या होता है, दूसरा कार्य होता है कि पुस्तकालय बनाना, विवाह भवन बनाना, जितना भी डेयरी है, सुधा डेयरी वगैरह, सहकारी समिति स्थापित करना, बागवान माने बाग लगाना, और छोटा छोटा विवाद जो होता है गांव घर में उसका भी सुलझाना इसी का काम होता है, जुर्माना लगा करके। तीसरा जो इसका काम होता है बाबू, दूसरा ही काम, 2 काम में दिया हुआ है, तीसरा काम यहाँ पर दिया है, न्यायिक कार्य हो गया। ठीक है, सामाजिक कार्य में ये सब हो गया, और इसके बाद न्यायिक कार्य में लिख दीजिएगा कि गांव घर में छोटे मोटे विवादों को सुलह करता है, उन पर जुर्माना लगाता है। इतना होने के बाद अब हम लोग का क्या होगा बाबू रे, अब आएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे अब, और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के बाद। तो अर्थशास्त्र में अब देखिए क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन। सबसे पहला क्या है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन एक ऐसा नियोजन, प्लानिंग जिसको बोलते हैं, पहले से प्लान करके जो रखते हैं उसको कहते हैं सुनियोजित। तो पहले से प्लान किया है सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसमें सरकार क्या करती है, तो जितना भी राष्ट्र यानी देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका तुरंत, यानी तत्कालिक मन हुआ तुरंत, और दीर्घकालिक मन हुआ लंबे समय के लिए, यानी तुरंत के लिए और लंबे समय के लिए उसका उपयोग निश्चित किया जाए, ये काम होता है आर्थिक नियोजन में, सबसे पहला बात। और ऐसे ही लिखना है आपको कि आर्थिक नियोजन एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसमें सरकार सबसे पहले देश के साधन का तात्कालिक दीर्घकालीन उपयोग निश्चित करता है, देश का आर्थिक विकास होता है, इससे रोजगार बढ़ते हैं, आपस में एकता समानता आती है। अब भारत में योजना आयोग द्वारा प्रारंभ की गई यह प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारे देश में चलता है, और आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कौन पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, ईस्वी के बारे में। ठीक है, तो इतना आपको पहले ऊपर वाला लाइन आपको याद रखना है, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं कि इससे भारत में आर्थिक विकास होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, है ना, समानता की भावना आती है। यह कार्य योजना आयोग द्वारा होता है, जो कि 5 वर्ष के लिए चलता है। इतना तो नीचे में आप लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर ऐसे ही लिखना है आपको 15 नंबर। अब है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कहीं 2 कठिनाइयों को बताइए, यह भी क्वेश्चन रहता है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे संबंधित रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद हुआ, यानी सब पूछता रहता है क्वेश्चन, एटीएम, डेबिट कार्ड। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। पहली कठिनाई क्या है सो लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। पहली कठिनाई यह है कि असंगठित क्षेत्र, यानी कि जैसे छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर की सही आय का आंकड़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहला पॉइंट असंगठित क्षेत्र, जिसमें क्या लिखना है कि दुकानदार, किसान, मजदूर की सही आय का आंकड़ा लगाना, ये पहला का इसका हो गया। मतलब कि जब देश में राष्ट्रीय आय, आप दुकानदार कितना कमा रहा है, पान वाला कितना कमा रहा है, किसान कितना कमा रहा है, मजदूर कितना कमा रहा है, सही आंकड़ा पते नहीं चलता है। तो राष्ट्रीय आय गणना में कई प्रकार की कठिनाई है। पहली कठिनाई यह है कि यहाँ के किसान, मजदूर, दुकानदार कितना कमाते हैं यह सही में पता नहीं चल पाता। ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। और दूसरा लिख दीजिएगा, दूसरा कठिनाई में कि दोहरी गणना की समस्या है, क्योंकि एक ही वस्तु के मूल्य को बार बार जोड़ देने से राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है। एक ही चीज को 2 बार जोड़ा जाता रहता है रेट, तो क्या होता है, दोहरी गणना के कारण जो है। दूसरी समस्या में रेट लिखिएगा दोहरी गणना, और अभी डिटेल नहीं सोच लिखिएगा, क्योंकि एक ही वस्तु के मूल्य को बार बार जोड़ दिया जाता है, यह दूसरी समस्या है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अब देखिए 17 नंबर में
भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है? देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋण यानी 1 वर्ष तक के लिए लोन देता है, लेन देन से संबंधित होता है। सीधा बात कि मुद्रा बाजार कम समय के लेन देन से संबंधित होता है और पूंजी बाजार लंबे समय तक के लेन देन के लिए कार्य करता है। बस इतना लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, दूसरा इसमें पैराग्राफ चेंज करके, मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल वाणिज्यिक पत्र होता है। मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल और व्यापार वाणिज्यिक पत्र होता है, जबकि पूंजी बाजार में शेयर और डिवेंचर होता है। ठीक है, इतना याद, ये सब वर्ड याद रखें, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र। इसमें वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल का लेन देन होता है, पूंजी बाजार में शेयर और डिवेंचर का लेन देन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मंदी का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों में कमी आना। क्या होता है बाबू रे, यानी कि जब लोग आर्थिक गतिविधि नहीं हो, किसी गांव में लोग बस बैठे हैं, किसी तरह का धन रुपया नहीं कमा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि में कमी आना। मंदी में क्या होता है, सब बैठल रहता है, एको का सामान उमान कुछ नहीं बिकता है, सब एकदम हाफी पे हाफी कर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो मंदी के कारण उत्पादन घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम हो जाती है, खरीदने का शक्ति लोगों का घट जाता है, व्यापार उद्योग में नुकसान होता है। ये सब तो अपनों से लिख दीजिएगा, मतलब जब समय खराब होता है ना बाबू, तो क्या सब होता है ये सब लिख दीजिएगा। सरकार की आमदनी भी कम हो जाती है, देश में आर्थिक वृद्धि भी जो है वो रुक जाता है, यही लिख दीजिएगा मंदी का प्रभाव। ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। अब है, हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय में है अर्थशास्त्र में कि आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है कि आधारभूत संरचना में तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। ये लाइन सब पहले सुन लीजिए और देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन मूलभूत सुविधाओं से है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बाबू, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। जैसे सड़क हो गया, रेल हो गई, ये पहला 2 लाइन याद करना है। आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधा से है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है, जैसे सड़क, रेल, बिजली, जल, संचार, बैंक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। आर्थिक विकास में इसका बहुत महत्व है। इतना पहले आपको, पहला लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में 4 नंबर का है, पहले इतना लिखना पड़ेगा। जरूर बाबू एक बार पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग के एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न आएगा, एक बार प्लीज पढ़ लीजिए। अगला क्या है, देखिए अच्छी सड़क। देखिए क्या है, अच्छी सड़क और परिवहन व्यवस्था से व्यापार बढ़ता है, बिजली और जल से। देखिए जो जो लिखे पहले वहां पे कि ये सब जरूरी है, फिर उसी के बारे में लिख देना है। अच्छी सड़क से परिवहन व्यवस्था से व्यापार बढ़ता है, बिजली और जल से उद्योग का विकास होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को मजबूत करता है। यही, यदि आधारभूत संरचना मजबूत होगी तो निवेश बढ़ेगा और देश की आर्थिक प्रगति होगी। ऐसे ही बाबू लिखना रहता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, हम लोग भारी बना दिए हुए हैं, इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो जरूर आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। अब है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या है कि बिहार के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। ऐसे पहले निम्नलिखित है लिख दीजिएगा एग्जाम में, अब पॉइंट बना के लिखना है। देखिए पहला पॉइंट याद कर लीजिए, औद्योगिकरण का विकास। राज्य में छोटे मध्यम और बड़े बड़े उद्योग स्थापना करना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा। पहला पॉइंट, ऐसे पॉइंट याद कर लेना, खाली इसमें लिखना है कृषि का आधुनिकीकरण। पॉइंट याद करके जाइएगा तब ना इस पर कुछ लिखिएगा। बढ़िया बीज, सिंचाई की उचित व्यवस्था, खाद, आधुनिक मशीन का उपयोग करके कृषि व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट याद करिए बाबू। पॉइंट याद हो गया जिस बच्चा को आराम से कुछ न कुछ फिर लिख सकता है। पॉइंट ही नहीं याद रहेगा तो क्या लिखिएगा, इसलिए सबसे पहले दोनों पॉइंट को याद कर लीजिए, औद्योगिकरण का विकास, कृषि का आधुनिकीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास जैसे सड़क, बिजली, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। चौथा,
शिक्षा और कौशल विकास, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, खाली डिग्री वाला पढ़ाई नहीं बल्कि टेक्निकल और व्यावसायिक पढ़ाई होना चाहिए। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर यानी कि ट्रेनिंग दे देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, ये हुआ चौथा। पांचवा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता, यानी लेन देन जो होता है सरकारी घर में जो काम होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई घूस नहीं लगना चाहिए। यही जो है आपको इसका 5 पॉइंट है। इस पांचों पॉइंट में आपको जैसे लिखने का मन होगा लिख सकते हैं, लेकिन पांचों पॉइंट जो है वो अच्छा रखिएगा। पॉइंट याद कर लीजिए बाबू, पॉइंट याद कर लीजिए, प्लीज कर रहे हैं, पॉइंट याद कर लीजिए, ये पॉइंट सब याद कर लीजिएगा बाबू, एकदम निश्चित गारंटी देते हैं। पॉइंट याद रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट पर लिखाइए जाएगा एग्जाम में, पॉइंट सबसे मेन है, ठीक है, दीर्घोत्तरीय के लिए। तो इस 5 पॉइंट याद करिएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं भूगोल। देखिए यहाँ देगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है, यही आपको रहेगा, ठीक है। अलग अलग सेट में रहेगा, किसी का ए रहेगा, किसी का बी रहेगा, किसी का सी डी ई एफ जी एच ऐसे रहेगा, लेकिन सबका क्वेश्चन जो है रहेगा सेम, लेकिन उल्टा फुल्टा दिए रहेगा, ठीक है। अब देखिए मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। मृदा संरक्षण के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं। पहला उपाय होता है सबसे बेसी पेड़ लगाना, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। दूसरा उपाय होता है समोच्च खेती। क्या होता है बाबू रे? समोच्च खेती, जिससे वर्षा का पानी सीधे बहकर मिट्टी को नहीं काटता है। ऐसी खेती जिससे कि मिट्टी नहीं कटती है समोच्च कृषि कहलाती है। इन उपायों से भूमि जो है वो मजबूत होता है, मिट्टी जो है मजबूत होता है। 2 उपाय लिख दिए, पहला उपाय भी हो गया, दूसरा उपाय, पहला उपाय अधिक से अधिक पेड़ लगाना, दूसरा हो गया समोच्च खेती, ठीक है। अब चलते हैं संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख करें। ये थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। देखिए संसाधन का प्लानिंग के मुख्य 3 सोपान होते हैं। पहला, संसाधन को पहचानिए, फिर इंजीनियर जाएगा वहां पे उसका सर्वेक्षण करेगा, ठीक है। दूसरा, संसाधन के विकास के लिए आप पहले योजना बनाइए, दूसरा, ठीक है, योजनाओं को सही ढंग से लागू करिए और निगरानी करिए, ये तीसरा। 3 हुआ, पहले संसाधन को पहचानिए, दूसरा उस संसाधन के विकास के लिए योजना बनाइए, तीसरा योजना को सही ढंग से लागू करिए और इसका निगरानी रखिए। ये 3 होता है संसाधन नियोजन के सोपान, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है बाबू? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना वह योजना है जिसका उपयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। बांध का उपयोग सिंचाई, बिजली, बाढ़ को रोकने के लिए और जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इससे क्षेत्र का समग्र विकास होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में लिखिएगा कि यह वह योजना है जिसका उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे बांध का उपयोग सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, जल आपूर्ति के लिए। जितना लिख सकते हैं ना वो लिख दीजिएगा। ये सब ये हम लोग का हो गया 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। अब है 24, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। नहर के विकास, देखिए बिहार में नहरों के विकास में कई समस्या है। नहर समय समय पर सफाई नहीं होता है, जिससे जल नहीं सही से बहता है, बाढ़ आ जाती है, उसके बाद जो है गाद जमा हो जाता है पानी में और नहर जो है बिल्कुल टूट जाती है। कई क्षेत्रों तक नहर का जाल नहीं पहुंचा है। इन समस्याओं से सिंचाई भी नहीं सही से होता है। कई जगहों पर सुखाड़ है तो कहीं पर बाढ़ है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा नहर विकास के बारे में। नहर तो देखबे कि गांव घर में भी नहर होबे करता है, क्या क्या दिक्कत होता है नहर सब पे, क्या क्या होता है उसको लिख दीजिएगा, है ना। जल संसाधन के 2 स्रोत का उल्लेख करिए। जल संसाधन के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला सतही जल, नदी, झील, तालाब। दूसरा भूमिगत जल, जना में कुआं और ट्यूबवेल। बस यही दोनों स्रोत से मानव का जीवन और कृषि जो है चलता है। ये आपको इतना इसमें शॉर्ट में ही आपको लिख देना है जल के बारे में। ये तो बिल्कुल आ जाएगा जल कहाँ से आता है, तो नदी या झील तालाब से, या कुआं और ट्यूब यानी चापाकल से, ठीक है। यही दोनों मानव जीवन और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब है अभ्रक का उपयोग क्या है। देखिए अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के उपकरण में किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है।
सबसे बढ़िया चालक। अभ्रक कहते हैं चमकी नहीं होता है, गाल पे लगाते हैं, चमचमाते रहते हैं, वो वाला चमकी दिया है। इसका उपयोग सजावटी वस्तु, पेंट में और सौंदर्यता का जो प्रसाधन सब, क्रीम त्रीम सब जो अपना सब लगाते हैं ना सुंदर बनने के लिए, देखते होंगे अति समय, अरे भैया और नाटक उटक समय नहीं देखते, थोप लेता है पूरा चमचम करते रहता है, उस समय इसका उपयोग जो है किया जाता है। अभ्रक का उपयोग हो गया, मैग्नीज के बारे में हो गया, लौह अयस्क के बारे में हो गया, सब पूछेगा, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब जरूर पूछता है बाबू। कुछ कुछ मुंह से भी बोल रहे हैं, उस सब पे भी क्वेश्चन पे ध्यान देना है खूब। अब देखिए इसके बाद क्या है, 27-28 किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब दीर्घोत्तरीय में हम लोग आ चुके हैं। कहाँ पे आ गए बाबू रे, भूगोल के दीर्घोत्तरीय में। देखिए क्या है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। वन है तो हम हैं, लिख दीजिएगा। इससे पर्यावरण के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला, अब ये इसका पॉइंट बना बना के लिखना है। सबसे पहले वायु को शुद्ध करता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, जिससे वायु साफ हो जाती है। ऐसे करके बात बना के लिख देना है, एक लाइन। पॉइंट पहले याद कर लीजिए, पॉइंट याद करिए बाबू, पॉइंट, ठीक है। वायु शुद्धिकरण, ठीक है। पहला पॉइंट जिसको याद हो गया पॉइंट, वो पॉइंट पे कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर लिख देगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, जल चक्र का संरक्षण। ये दूसरा पॉइंट याद करिए, जल चक्र का संरक्षण, वन का महत्व में। वन का महत्व हुआ, भारतीय रेलवे की विशेषता हुआ, भारतीय संविधान की विशेषता हुआ, ये सब महत्व वाला क्वेश्चन भी पूछता है, याद रखिएगा। वन वर्षा को आकर्षित करता है, भूमि पर जल के स्तर को बढ़िया से बनाए रखता है, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या कम करने में सहायक होता है। बाढ़ और सुखाड़ की बाढ़ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ आ ही जाएगा। यह सूखे की समस्या को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। तीसरा है, वैसे मृदा जल चक्र का मतलब हुआ कि जब भी कोई चीज़ मतलब आप पानी होता है ना, उसका पुनः उपयोग जो हम लोग करते हैं ना, पानी जैसे कि हुआ, फिर वो पानी गया ऊपर, फिर वर्षा के माध्यम से नीचे हुआ, तो इसी को कहते हैं जल चक्र। अब उसके लिए बड़े बड़े घर पर राजस्थान सब में वो बनाया जाता है, घेर करके घरे पर छतें पर बना दिया जाता है, बड़ा बड़ा टैंक सब, उसमें पानी जमा रहता है, इससे सुखाड़ की समस्या कम होती है। और वन जो है, पेड़ पौधा जो है होता है, वर्षा भी करवाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मिट्टी का संरक्षण। क्या लिखेगा और मिट्टी का संरक्षण। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी कटता नहीं है, मिट्टी अपनी जगह एकदम रहता है मजबूती से, और भूमि की शक्ति से क्या होती है तो बढ़ती है। तो ये इसका 3 पॉइंट हुआ वन के महत्व का। अब चौथा पॉइंट क्या है देखिए, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट भी बहुत मेन है, इसको एकदम सजा के रखिए दिल में। जैव विविधता। वन अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति का प्राकृतिक आवास है, यानी घर है। वन में अनेक तरह के जीव जंतु, अनेक तरह का पेड़ पौधा रहता है। इससे क्या होता है तो जीवों के बीच जो विविधता है वो सुरक्षित रहती है, ठीक है, अंतर जो है सुरक्षित रहता है। अब 5वां पॉइंट है जलवायु संतुलन। वन तापमान को कंट्रोल करता है। जलवायु परिवर्तन जो अचानक हो जाता है, बेसी खूब गर्मी बढ़ने लगता है, खूब ठंडा होने लगता है, उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कौन, जलवायु संतुलन, यानी सॉरी वन करता है ये सब काम। 5वां पॉइंट में जलवायु। तो हम लोग पढ़ लिए इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और दीर्घोत्तरीय भी पढ़ लिए, लेकिन अभी भी एक ऐसा चीज़ है जो छूट रहा है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है कि अभी हम लोग भूगोल ही पढ़ रहे हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो कोसी नदी या सोन नदी के बारे में भी पूछ सकता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाकर भारी विनाश करती है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी नदी घाटी परियोजना का जो है शुरुआत किया गया हनुमान नगर में। कहाँ पे बाबू रे, हनुमान नगर में, ठीक है। इतना तो सबको आपको याद होगा ये सब बात कोसी के बारे में, कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है, भारी विनाश करती है। इसे समाधान के लिए भारत और नेपाल सरकार ने मिलकर हनुमान नगर में कोसी नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बारे में और लिखना है थोड़ा सा, कि इस परियोजना से नेपाल के हनुमान नगर के निकट भीमनगर बैराज क्या बनाया गया बाबू रे, हनुमान नगर में
भीमनगर बैराज बनाया गया। इसके साथ साथ तटबंध भी बनाया गया और नहर भी बनाया गया, तटबंध भी बनाया गया और नहर भी बनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ को रोकना और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये आपको कोसी के बारे में लिखने का इतना बात आपको उसमें लिख देना होगा। आगे इसको भी पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से, हनुमान नगर के बैराज, सॉरी भीमनगर में, हनुमान नगर के भीमनगर। इसका उद्देश्य से ही एग्जाम में जब भी कोई पॉइंट लिखिएगा तो डबल लाइन जरूर मार दीजिएगा उसके नीचे, ठीक है ना, डबल लाइन सीधा सीधा। परियोजना के मुख्य उद्देश्य, पहला बाढ़ को रोकना, दूसरा सिंचाई। ये कोसी नदी के बारे में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब है तीसरा इससे आगे कि जल उत्पादन करना, जल से बिजली बनाना, मछली पालन करना। और इस परियोजना से बिहार में कई जिलों में सिंचाई बढ़ी है, बाढ़ की समस्या खत्म हुई। वो तो जब उद्देश्य लिख दीजिएगा ना, तो महत्व नहीं लिखिएगा तो हो जाएगा, इतना तक भी। देखिए ये इसका, देखिए इधर देखिए, सबसे पहले कोसी नदी के बारे में लिखना है पहले, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पर था ये सब लिख दिए, ठीक है ना। इसके बाद इसका महत्व उद्देश्य में लिखिए, बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए सुविधा करना, बिजली उत्पादन करना, मछली पालना, इतना तो लिख के, मछली मत्स्य पालन, नौकायन माने नाव, हाँ इसको बढ़ावा देना। 4 गो पॉइंट लिख दीजिएगा उद्देश्य में, बस हो गया। इससे आगे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे मेन है देखिए आपदा प्रबंधन। ये इससे भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना, निश्चित आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू आपदा प्रबंधन। अभी तक हम लोग का जो सफर रहा है आज का, कैसा रहा है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आगे अब हम लोग चलते हैं आपदा प्रबंधन के लेकर, ठीक है। अब है शुष्क कृषि, ठीक है। शुष्क कृषि की 2 विधि है, पहला नमी संरक्षण विधि, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सूखा रोधी फसल की खेती। तो नमी संरक्षण विधि में क्या होता है? भूमि की जुताई कर वर्षा के जल को मिट्टी में सुरक्षित रखता है। और सूखा रोधी में क्या है कि कम पानी में उगने वाला फसल सब लगाता है। तो बस इसका 2 विशेषता यही लिख दीजिएगा। एगो विशेषता कि खेत में नमी बना रहे, बढ़िया फसल हो। दूसरा कि अगर पानी का कमी है तो ऐसा फसल उगाए जो उस खेत में हो सके, जना में बाजरा, ज्वार, ठीक है। अब देखते हैं सूखा के प्रकार बताइए। सूखा 3 प्रकार के होता है, एगो मौसमीय सूखा, एगो कृषि सूखा, एगो जल वैज्ञानिक सूखा, ठीक है। वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न हुआ तो मौसमीय सूखा, मिट्टी में नमी की कमी हो गई तो कृषि सूखा, और नदी तालाब माने जल का स्तर गिर गया तो इसको क्या कहते हैं? जल वैज्ञानिक सूखा। तो तीनों प्रकार याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए बाबू, बढ़िया से देख लीजिए, इसको 1 नंबर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। बांध और तटबंध में क्या अंतर है? देखिए, नदी पर जल रोकने के लिए बनाया जाता है, उसको बांध कहते हैं। इसका उद्देश्य जल को सामान्य जमा करके रखना और बिजली बनाना होता है। और तटबंध क्या करता है? बाढ़ से बचाव के लिए बनाया जाता है और बाढ़ के पानी से फैलने के लिए। बाढ़ से बचाव और बाढ़ के पानी को फैलना। नदी पर जल रोकने के लिए और बिजली बनाने के लिए बांध का उपयोग, बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ के पानी को फैलने से रोकने के लिए बांध, तटबंध का उपयोग। दोनों में यही फर्क है, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है बांध किसे कहते हैं, तटबंध किसे कहते हैं, ये सब। भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन बताइए। देखिए तो लिखिएगा, भूकंप के समय शांत रहे, मजबूत मेज या दरवाजे के नीचे शरण ले, बिजली के उपकरण और गैस बंद कर दें, खुले स्थान में चले जाएं और इमारतों से दूर रहें। इस क्वेश्चन को लिखने टाइम में ऐसे लिखिएगा कि भूकंप के समय निम्न उपाय अपनाने चाहिए, निम्न उपाय लिख दीजिएगा। और तब पॉइंट बना के 1 2 3 करके, ऐसे करके 2 3 करके 3 गो बात लिख दीजिएगा इसके बारे में, कि शांत रहिए, मजबूत मेज या दरवाजे के नीचे रहिए, बिजली के उपकरण और गैस को बंद कर दीजिए, खुले स्थान में चले जाइए और इमारतों से दूर रहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा लगभग 32 क्वेश्चन। क्या पढ़ा बाबू रे? 32। दीर्घ उत्तरीय भी पढ़ा, लघु उत्तरीय भी पढ़ा। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कर दीजिए बाबू। अब पूरा पढ़िए, देखिए ना 5 बार, देखिए ना पूरा यादें हो जाएगा बात सब। 5 बार मन लगा के, 1 घंटा 2 घंटा लगा के लगातार देख लीजिए ना 2 बार। मैं कहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा बात सब। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।